हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंजीनियर्स वाला में। और आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं यूनियन बजट 2024 की। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में इस नई सरकार के द्वारा नया 2024 का बजट पेश कर दिया गया है। इससे पहले जो बजट आया था उसको हम अंतरिम बजट या इंटरिम बजट कहते हैं। और इंटरिम बजट तब लाया जाता है जब इलेक्शन का ईयर होता है, जब इलेक्शन के बाद नई सरकार जो है पार्लियामेंट पहुंचती है। तो वो जो बीच का समय होता है जब सरकार और उसकी जितनी भी कार्यकारिणी है, जो मंत्रिपरिषद है, वो अपना इस्तीफा देते हैं और नई सरकार के आने तक सरकार के जितने भी कार्य हैं उनको फंड करने के लिए, उन पे जो भी पैसा खर्च होता है उसके आवंटन के लिए अंतरिम बजट पेश किया जाता है। बट अब फाइनली जब नई सरकार चुनकर पार्लियामेंट पहुंच चुकी है तो नई सरकार ने अपना बजट भी पेश कर दिया है। इससे पहले दोस्तों कि हम बजट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स डिस्कस करें, मैं एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको देना चाहता हूं कि एक्चुअली बजट से आप क्या समझ सकते हैं, किस तरह से आपके एग्जाम में बजट से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो एक ब्रीफ आउटलाइन जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं कि एक्चुअली बजट है क्या, इसकी क्या जरूरत है और किस तरीके से सरकार बजट के माध्यम से अलग अलग प्रोग्राम्स, पॉलिसीज और स्कीम्स के थ्रू पब्लिक वेलफेयर या लोक कल्याणकारी योजनाओं को लागू करती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि बजट के पीछे की कहानी है क्या। अगर बजट को बहुत सिंपल भाषा में आप समझें, जिसको हम एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट भी कहते हैं, एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट, तो जिस तरह से आपके घर में बजट बनाया जाता है कुछ उसी तरीके से आप एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या बजट को भी समझ सकते हैं। अगर आप अपने घर के बजट से इसको रिलेट करें तो बजट में सिर्फ दो हिस्से होते हैं, एक आपकी कितनी आमदनी हुई और दूसरा आपका कितना खर्चा हुआ। तो बजट को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तरफ पैसा कहां से आ रहा है, दैट इज रिसिप्ट्स, और दूसरी तरफ पैसा कहां जा रहा है या खर्चा हो रहा है, दैट इज एक्सपेंडिचर। अब सरकार की आमदनी और सरकार का खर्चा, इसको भी हम दो दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे अगर हम रिसिप्ट यानी आमदनी को डिवाइड करें तो हम इसको रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट में डिवाइड कर सकते हैं। इसी तरह से एक्सपेंडिचर यानी खर्चे को भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब ये रेवेन्यू और कैपिटल, इसके बीच का अंतर आपको समझ में आना चाहिए। जहां पर भी आपको इस शब्द रेवेन्यू दिखाई दे, आप समझ जाइए ये रेगुलर या रिकरिंग चीजों की बात कर रहा है। मतलब सरकार की वो आमदनी या वो खर्चे जो डे टू डे बेसिस पर होते हैं, रोजमर्रा के सरकार के जो कामकाज हैं उससे सरकार को जो आमदनी होती है या खर्चे होते हैं, उनको हम रेवेन्यू रिसिप्ट या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। कैपिटल शब्द आपको जहां पर भी दिखाई दे, इसको तुरंत आप किससे रिलेट करेंगे, एसेट से। एसेट, हैवी मशीनरी या इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया। तो लॉन्ग टर्म एसेट्स की जहां पर बात होती है तो उस एसेट्स की वजह से जो भी आमदनी या खर्चे होते हैं उनको हम कैपिटल रिसिप्ट्स या कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। तो ये तो एक बेसिक आइडिया है कि बजट में क्या क्या पार्ट होते हैं, क्या क्या हिस्से होते हैं। एक और इंपॉर्टेंट एरिया है जहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हमारे संविधान का अनुच्छेद 112 या आर्टिकल 112 बात करता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में। मजेदार बात यह है कि हमारे संविधान में कहीं पर भी
बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। ये आम बोलचाल की भाषा में हम बजट शब्द यूज कर लेते हैं, पर जो टेक्निकल टर्म है वो है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और आर्टिकल 112 या अनुच्छेद 112 ये कहता है कि प्रेसिडेंट की ये जिम्मेदारी है कि हर वर्ष एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के समक्ष पेश किया जाए। और यही रीजन है कि हर साल जब बजट पास किया जाता है तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों के समक्ष ये प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी होती है कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रखा जाए और इसको एक्चुअली प्रेजेंट करने की जिम्मेदारी फाइनेंस मिनिस्टर की होती है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बट उससे पहले एक और चर्चा कर लेते हैं कि जिसको आप बजट कह रहे हैं उसके बेसिकली 3 हिस्से होते हैं। जैसे अगर 2024 का बजट पेश किया जा रहा है तो इसके 3 हिस्से होंगे। प्रीवियस ईयर का डेटा होगा, प्रीवियस ईयर का एक्चुअल डेटा होगा। प्रीवियस ईयर का एक्चुअल डेटा क्यों है? क्योंकि जो पिछला साल है वो निकल चुका है, अब उसके एक्चुअल आंकड़े हमारे पास हैं, वास्तविक आंकड़े हमारे पास हैं। तो जो पिछला साल था उसका प्रीवियस ईयर का एक्चुअल डेटा हमारे पास आ गया है। जो करंट ईयर है उसके रिवाइज्ड एस्टिमेट सामने रखे जाते हैं। रिवाइज्ड एस्टिमेट क्यों रखे जा रहे हैं? क्योंकि जो करंट ईयर है उसका कुछ हिस्सा निकल चुका है तो उसके हमें एक्चुअल डेटा पता है, और जो करंट ईयर का बचा हुआ साल है, जो बचा हुआ पार्ट है, उसके रिवाइज्ड एस्टिमेट, रिवाइज्ड आंकड़े पेश किए जाते हैं। और इसके बाद आता है नेक्स्ट ईयर। तो जो आपका बजट है उसके 3 हिस्से होते हैं, जिसमें पिछले साल का ब्यौरा होता है, करंट ईयर का एक्चुअल डेटा होता है और रिवाइज्ड एस्टिमेट्स होता है, और नेक्स्ट ईयर का एस्टिमेट होता है, आकलन होता है कि ये आमदनी हो सकती है, ये खर्चे हो सकते हैं। तो ये था वो बैकग्राउंड जो आपको आना चाहिए, जो आपको पता होना चाहिए अगर आप बजट की बात कर रहे हैं। तो अब हम चलते हैं और डिस्कस करते हैं 2024 के यूनियन बजट के बारे में। दोस्तों 2024 का बजट 4 इंपॉर्टेंट पिलर्स के ऊपर खड़ा हुआ है। ये 4 इंपॉर्टेंट पिलर्स क्या हैं? इनको कास्ट का नाम दिया गया है, कास्ट की संज्ञा दी गई है, जो ये बताता है कि ये कितने रिलेवेंट हैं, कितने इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले इसमें बात करी गई है फार्मर्स की, जिनको हम अन्नदाता कहते हैं। फिर इसमें बात करी गई है पुअर की, यानी गरीब की। फिर इसमें बात करी गई है महिलाओं की, दैट इज विमेन। और फिर इसमें बात करी गई है युवा, यानी कि यूथ की। तो इस बार का बजट इन 4 डायमेंशंस के ऊपर टिका हुआ है, और जितनी भी प्लान्स, पॉलिसीज, प्रोग्राम्स लॉन्च की गई वो कहीं ना कहीं इन 4 पिलर्स के अराउंड ही घूम रही थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं विकसित भारत। आपको पता होगा कि 2047 तक ये उद्देश्य रखा गया है, ये एम बनाया गया है कि भारत को एक विकसित देश, एक विकसित राष्ट्र बनाए जाने का संकल्प लिया गया है। तो उसी विकसित भारत की उद्देश्य को देखते हुए एग्रीकल्चर के ऊपर जो इंपॉर्टेंट इश्यूज बजट में पेश किए गए, उसमें यह रखा गया कि किस तरीके से एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जाए, उत्पादन क्षमता को बढ़ाया जाए, और किस तरीके से एग्रीकल्चर के रेजिलियंस को बढ़ाया जाए। रेजिलियंस का मतलब होता है कि अगर मान लो खराब मौसम होता है, मॉनसून फेल होता है, एक्सट्रीम वेदर कंडीशन होती है, तो उन परिस्थितियों को झेलने की क्षमता होनी चाहिए हमारे एग्रीकल्चर में, पूरे के पूरे इकोसिस्टम में। ये उसकी बात करता है। तो इसको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में डिस्कस किया गया। जैसे सबसे पहले बात करी गई किस तरीके से एग्रीकल्चर रिसर्च के ऊपर एक ट्रांसफॉर्मेटिव सिस्टम लाने की जरूरत है। इसमें बात करी गई कि किस तरीके से हमें नई क्रॉप वैरायटीज को लाने की जरूरत है, जिससे उत्पादन क्षमता को बढ़ाया जा सके। उसके बाद बात करी गई आत्मनिर्भरता की। आत्मनिर्भरता मतलब सेल्फ सफिशिएंसी। तो जहां तक भारत की बात है, भारत में कुछ ऐसी फसलें हैं जिनके ऊपर भारत सेल्फ सफिशिएंसी के ऊपर काम करने की बात कर रहा है इस बजट के माध्यम से।
जैसे ऑयल सीड्स हो गए, जैसे मस्टर्ड हो गया, ग्राउंडनट हो गया, सीजेम हो गया, सोयाबीन हो गया, सनफ्लावर हो गया। तो मोटे मोटे तौर पर अगर हम कहें तो ऑयल सीड्स के ऊपर नेक्स्ट जो आने वाला समय है उसके ऊपर यह उद्देश्य रखा गया है कि भारत आत्मनिर्भरता को अचीव कर लेगा। इसके बाद बात करी जा रही है रिलीज ऑफ न्यू वैरायटीज। जैसा कि मैंने बताया कि क्रॉप प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए कई सारी नई क्रॉप वैरायटीज को इंक्लूड करने की बात करी जा रही है, जिसमें 109 हाई यील्ड वैरायटीज को इंट्रोड्यूस करने की बात करी जा रही है और क्लाइमेट रेजिलिएंट 32 फील्ड एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स को लाने की बात करी जा रही है। मतलब 32 ऐसी फसलों को लाने की बात करी जा रही है जो क्लाइमेट में होने वाले चेंजेस को झेलने की क्षमता रखते हैं, और 109 ऐसी हाई यील्डिंग वैरायटीज को लाने की बात करी जा रही है जिनसे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। इसके बाद बात करी जा रही है वेजिटेबल प्रोडक्टिविटी एंड सप्लाई चेन। किसी भी एग्रीकल्चर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कोल्ड स्टोरेज। किसान जहां पर सब्जियों को, फलों को उगाता है, वहां से एक्चुअल मार्केट तक उन सब्जियों को पहुंचाने का काम सिर्फ और सिर्फ कोल्ड स्टोरेज कर सकता है, और इसकी एब्सेंस में एक बड़े पैमाने पर वेस्टेज होता है और उससे कहीं ना कहीं डिमांड और सप्लाई भी प्रभावित होता है। और आपने कई बार देखा होगा, जैसे हाल ही में आपने सुना था कुछ समय पहले प्याज और टमाटर के दाम बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। उसके पीछे रीजन क्या था? क्रॉप फेलियर। कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर फसलों का नुकसान हुआ, डिमांड बहुत ज्यादा थी, सप्लाई कम थी, तो चीजों के दाम बहुत तेजी से बढ़ गए थे। इसको कंट्रोल करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई चेन का होना बहुत जरूरी है, जिससे वेस्टेज को कम से कम किया जा सके। फिर बात करी गई नेशनल कॉर्पोरेशन पॉलिसी की। देखो 2024 का जो वर्ष है, इसमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। तो कहीं पर भी अगर आपको कोऑपरेटिव सोसाइटीज से रिलेटेड कुछ भी इंपॉर्टेंट न्यूज मिलती है तो आप समझ जाइए आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्या होती हैं, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। कोऑपरेटिव का मतलब होता है सहकारी। सहकारी मतलब साथ में करना। जब कुछ लोगों का समूह एक साथ मिलकर किसी एंटरप्राइज को, किसी बिजनेस को लॉन्च करता है, उसमें जितने भी लोग शामिल होते हैं वो सब के सब उसके भागीदारी होते हैं, मतलब उसमें पार्टनर्स होते हैं। अगर प्रॉफिट होता है तो सबको वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है, अगर लॉस होता है तो वो लॉस भी सब में डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, जिसको आप अमूल के नाम से जानते हैं। ये गुजरात का एक गांव है जिसका नाम है आनंद, और वहां पर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी आज विश्व की, कह सकते हैं, वन ऑफ द बिगेस्ट मिल्क और उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स की एक कंपनी है, दैट इज आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। तो ये बात करी गई एग्रीकल्चर के बारे में। नेक्स्ट चलते हैं, जो लोग हिंदी में देखना चाहते हैं उनको हिंदी में भी मिल जाएगा। इस सेशन के आने के बाद मैं अपने पर्सनल टेलीग्राम चैनल पे इस पीडीएफ को अवेलेबल करा दूंगा, तो वहां से भी आप इसको टेकअप कर सकते हैं। मेरा पर्सनल टेलीग्राम चैनल जो है पीडब्ल्यू पे, दैट इज आशुतोष सर पीडब्ल्यू, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका पीडीएफ आपको यहां पर अवेलेबल हो जाएगा, तो आप लोग हिंदी में भी देख सकते हैं जो लोग हिंदी में देखना चाहते हैं। फिर हम बात करेंगे प्रायोरिटीज फॉर विकसित भारत में नेचुरल फार्मिंग की। प्राकृतिक खेती की बात करी जा रही है। इसमें कहा गया कि 1 करोड़ फार्मर्स पूरे देश भर में जो है उनको नेचुरल फार्मिंग के लिए सपोर्ट किया जाएगा। इसमें सर्टिफिकेशंस दिए जाएंगे और नेक्स्ट 2 इयर्स में इसकी ब्रांडिंग करी जाएगी, जिसके थ्रू लोगों के मन में इसके लिए जागरूकता पैदा की जा सके। आपने देखा होगा कि आजकल बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक फूड की बात करी जा रही है। एक तरफ आपको एक सिंपल फूड मिलता है, दूसरी तरफ उसका ऑर्गेनिक वर्जन मिलता है। ऑर्गेनिक वर्जन थोड़ा महंगा होता है, तो वही बेसिकली बात यहां पर करी जा रही है नेचुरल फार्मिंग की, जिसमें किसी भी तरीके के केमिकल, पेस्टिसाइड या फर्टिलाइजर को कम से कम यूज किया जाए या ना यूज किया जाए, जिससे उस पैदावार की, उस फसल की या उस क्रॉप की जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं वो ह्यूमन बींग्स तक पहुंच सकें, वो लोगों तक पहुंच सकें। ऐसा ना हो कि वो केमिकल्स कहीं ना कहीं हमारे शरीर को, हमारे हेल्थ को नेगेटिवली प्रभावित करें। 10,000 नीड बेस्ड बायो इनपुट्स रिसोर्स सेंटर्स को एस्टैब्लिश करने की बात करी गई है। ये बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर एक तरीके से एक प्रयोगशाला का काम करेंगे,
जहां पर किसानों को इस बात की गाइडेंस दी जाएगी, इस बात की एजुकेशन दी जाएगी कि किस तरीके से नेचुरल फार्मिंग उनके लिए एक प्रोडक्टिव एरिया बन सकता है और वो वहां से भी अच्छा लाभ कमा सकते हैं। फिर हम आगे बात करेंगे श्रिम्प प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट की। झींगा उत्पादन और निर्यात के ऊपर खासा बल दिया गया। फाइनेंसिंग फॉर श्रिम्प फार्मिंग प्रोसेसिंग एक्सपोर्ट विल बी फैसिलिटेटेड थ्रू नाबार्ड। और इसमें यह बात कही गई कि श्रिम्प फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए जो भी कुछ फंडिंग की जरूरत होगी वो कौन प्रोवाइड करेगा? वो नाबार्ड प्रोवाइड करेगा। आपको पता होगा कि नाबार्ड जो है वो वन ऑफ द हाईएस्ट या एपेक्स कोऑपरेटिव बैंक है। ओके, और ये बेसिकली एग्रीकल्चर के ऊपर काम करता है। एग्रीकल्चर का मतलब सिर्फ एग्रीकल्चर नहीं है, उसमें पशुपालन भी है, हॉर्टिकल्चर भी है, एनिमल हस्बेंड्री भी है, और भी बहुत सारे चीजें उससे जुड़ी हुई हैं। फिशरीज भी उससे जुड़ा हुआ है, मत्स्य पालन भी उससे जुड़ा हुआ है। तो नाबार्ड जो है वो झींगा उत्पादन और निर्यात को आगे मदद करने वाला है। फिर बात करी गई है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर से मतलब ये होता है कि जितने भी पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं किस तरीके से उनको डिजिटलाइज किया जाए, किस तरीके से उनको जो नई टेक्नोलॉजी है उसकी मदद से उसका जो कार्यान्वयन है उसको और इंप्रूव किया जाए, उनको और इफेक्टिव बनाया जाए। तो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करी गई है कि जितने भी किसान हैं और उनकी जमीनें हैं उनको नेक्स्ट 3 सालों में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कवर करने की बात कही गई है। 400 डिस्ट्रिक्ट में डिजिटल क्रॉप सर्वे कराने की बात करी गई है। डिजिटल क्रॉप सर्वे कराने का मतलब यह है कि क्रॉप की वैरायटी, उसकी हेल्थ, उसकी ड्यूरेशन, उसके लिए सही मौसम कौन सा है, इन सारी बातों की जानकारी, कौन से सीड अच्छे हैं, कौन सा फर्टिलाइजर अच्छा है, किस किस समय पर कितना खाद पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, ये सारा डेटा डिजिटली अवेलेबल कराए जाने की बात कही जा रही है 400 सेलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट में। इशुएंस ऑफ जन समर्थ बेस्ड किसान क्रेडिट कार्ड। किसान क्रेडिट कार्ड, इसका मतलब क्या है? किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम बहुत पहले लॉन्च करी गई थी, आई थिंक 2004 के आसपास लॉन्च करी गई थी। इसका बेसिक पर्पस यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो किसान हैं उनकी जो इमीडिएट नीड्स होती हैं, अब जैसे मान लो किसी को बीज की जरूरत है, किसी को सिंचाई की जरूरत है, किसी को जनरेटर की जरूरत है और उस समय उसके पास पैसे नहीं है, तो वो अगर किसी प्रोसेसिंग में जाएगा, किसी तरीके के पैसे को इकट्ठा करने के प्रोसेस में जाएगा तो उसमें टाइम वेस्ट हो सकता है। तो सरकार यहां पर किसान क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करती है कि अगर किसी भी किसान को इस तरीके के क्रेडिट की जरूरत है तो वो किसान क्रेडिट कार्ड का यूज कर सकती है और उसके बाद समय पर उसका भुगतान कर सकती है। नेक्स्ट फोकस जो था बजट का वो था एम्प्लॉयमेंट और स्किलिंग के ऊपर। तो रोजगार और कौशल विकास एक इंपॉर्टेंट एरिया था जो बजट में डिस्कस किया गया। इसमें प्रधानमंत्री पैकेज की बात करी गई है। प्रधानमंत्री पैकेज का जो नाम दिया गया है उसमें बेसिकली 3 स्कीम्स जो हैं वो एम्प्लॉयमेंट से जुड़े हुए इंसेंटिव की बात करती हैं। ये स्कीम्स क्या हैं इनकी भी चर्चा कर लेते हैं, इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो एम्प्लॉयमेंट और स्किलिंग के ऊपर जो 3 स्कीम्स हैं उसमें पहली स्कीम है स्कीम ए। इसमें बात करी गई है फर्स्ट टाइमर्स की। फर्स्ट टाइमर्स कौन है? जो 1 month वेज टू न्यू एंट्रेंट्स इन ऑल फॉर्मल सेक्टर्स इन 3 इंस्टॉलमेंट्स अप टू 15,000 एक्सपेक्टेड टू बेनिफिट 210 लाख यूथ। तो जो लोग फर्स्ट टाइम जॉब में एंटर कर रहे हैं उनके लिए ये स्कीम लाई गई है जिसमें 3 इंस्टॉलमेंट्स में 15,000 रुपए तक का जो राशि है उसको प्रोवाइड करने की बात करी गई है। स्कीम बी जॉब क्रिएशन इन मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग एरिया में जॉब क्रिएशन की बात करी गई है। इट इज ऑल्सो लिंक टू द फर्स्ट टाइम एम्प्लॉइज, जो एम्प्लॉय पहली बार जॉब ज्वाइन कर रहे हैं ये उनके लिए है। इंसेंटिव टू बोथ एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर फॉर EPFO, दैट इज एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, कंट्रीब्यूशंस इन द स्पेसिफाइड स्केल्स फॉर द फर्स्ट 4 years। तो जब भी कोई जॉब ज्वाइन करेगा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में तो पहले 4 सालों तक उसको EPFO का कंट्रीब्यूशन दिया जाएगा। इससे एम्प्लॉयर को भी मदद मिलेगी और एम्प्लॉय को भी मदद मिलेगी और 4 साल तक उसमें कंट्रीब्यूशंस करे जाएंगे।
इट इज एक्सपेक्टेड टू बेनिफिट 30 लाख यूथ, लगभग 30 लाख युवाओं को इससे मदद मिलने की संभावना है। जो तीसरी स्कीम है दैट इज स्कीम सी टू सपोर्ट द एम्प्लॉयर्स, इसमें जो नौकरी देने वाले लोग हैं, जो एम्प्लॉयर्स हैं, उनका बेनिफिट है। द गवर्नमेंट विल रिम्बर्स ईपीएफओ कंट्रीब्यूशंस ऑफ एम्प्लॉयर्स अप टू 3,000 पर मंथ फॉर 2 years फॉर ऑल न्यू हायर्स। जितने भी नए लोगों को नौकरी पर रखा जाता है उनके 2 साल तक के जो कंट्रीब्यूशंस हैं दैट इज 3,000 रुपीज पर मंथ, उसको सरकार सपोर्ट करेगी, जिससे एम्प्लॉयर्स को इससे बहुत बेनिफिट मिलेगा। लगभग इससे 50 लाख नई जॉब्स क्रिएट होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। तो ये 3 स्कीम्स थी। आई होप इतना काफी है आपके लिए। नेक्स्ट बात करेंगे विकसित भारत के लिए, टू फैसिलिटेट हायर पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन द वर्कफोर्स थ्रू सेटिंग अप ऑफ वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स। तो वर्किंग वुमेन के लिए हॉस्टल्स बनाने की बात करी जा रही है। इंडस्ट्री में क्रेचेस को स्टैब्लिश करने की बात करी जा रही है। क्रेच क्या होता है? जब भी कोई महिला नौकरी करती है, जॉब करती है और उसके बच्चे छोटे होते हैं, तो ऐसे ऑफिसेज में क्रेच की व्यवस्था होती है। क्रेच बेसिकली एक तरीके से उसमें कुछ ऐसी लेडीज होती हैं जो बच्चों की देखभाल करती हैं। तो ऐसी महिलाएं जो काम करने वाली हैं, जो वर्किंग वुमेन हैं, वो उस क्रेच में अपने बच्चों को छोड़ सकती हैं जब तक कि वो ऑफिस में जॉब में रहती हैं। उनके बच्चे की पूरी देखभाल, खाने पीने, हर तरीके की व्यवस्था क्रेच में करी जाती है। तो महिलाओं को एम्प्लॉयमेंट में, इंडस्ट्री में, वर्कफोर्स में बढ़ावा देने के लिए हॉस्टल्स और क्रेचेस की व्यवस्था करने की बात करी जा रही है। नेक्स्ट, सबसे इंपॉर्टेंट, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी एस्पायरेंट्स हैं, जो अभी किसी न किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या जो जॉब ढूंढ रहे हैं, उनके लिए एक इंपॉर्टेंट न्यूज ये है कि 7.5 लाख रुपए तक का लोन देने की बात करी जा रही है और इससे लगभग 25,000 स्टूडेंट को हर साल फायदा मिलेगा। और ये स्किल के आधार पर जो योजनाएं चल रही थी उन्हीं को एक्सटेंड करने की बात करी जा रही है। उसी के अंतर्गत ये धनराशि प्रोवाइड करी जाएगी। इसके बाद फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करने की बात करी जा रही है अप टू 10 लाख फॉर हायर एजुकेशन। अगर किसी को भी हायर एजुकेशन में इंटरेस्ट है और उसको हायर एजुकेशन में जाना है तो उसके लिए सरकार अप टू 10 लाख रुपीस की मदद करने की बात कर रही है। और ये इसमें एनुअली 3% का ब्याज में छूट भी दी जाने की बात कही जा रही है। एनुअल इंटरेस्ट सबवेंशन मींस ब्याज में छूट दी जा रही है 3% तक। और ये डायरेक्ट ई वाउचर्स प्रोवाइड करेगा लगभग 1 लाख स्टूडेंट्स को हर साल 1 लाख स्टूडेंट्स को ये मुहैया कराया जाएगा। ये भी चर्चा का विषय बना हुआ है और इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। फिर हम बात करेंगे कौशल कार्यक्रम के बारे में। तो कौशल कार्यक्रम में पीएम पैकेज, प्रधानमंत्री का जो पैकेज है, उसमें जो चौथी स्कीम है वो क्या है? इसमें 20 लाख युवाओं को कौशल देने की या कौशल प्रदान करने की बात कही जा रही है। नेक्स्ट 5 years में, अगले 5 सालों में 20 लाख युवाओं को स्किल प्रोवाइड करने की बात कही गई है। इसके साथ ही साथ 1000 इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को भी लाने की बात कही जा रही है, जो हब और स्पोक मॉडल पे काम करेंगे। हब और स्पोक मॉडल कैसा होता है? हब और स्पोक मॉडल का मतलब होता है कि ये केंद्र है और इस केंद्र से कई सारे छोटे छोटे फील्ड ऑफिसेस बनाए जाते हैं और ये जो केंद्र है ये एक सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी की तरह से काम करता है और यहां पर छोटे ऑफिसेस होते हैं। तो इसको आप इस तरीके से समझिए कि अगर किसी भी यूथ को ट्रेनिंग देनी है तो एक सेंटर बनाया जाएगा जो एक केंद्र की तरीके से काम करेगा और उससे जुड़े हुए छोटे छोटे कई सारे सेंटर्स बनाए जाएंगे जो हब और स्पोक मॉडल पे बेसिकली आधारित होंगे। कोर्स कंटेंट एंड डिजाइन अलाइन एज पर द स्किल नीड्स ऑफ द इंडस्ट्री। इंडस्ट्री की जरूरतों को देखते हुए इस कौशल को प्रदान करने की जो व्यवस्था है, जो स्किलिंग की बात करी जा रही है, तो इसका जो भी पाठ्यक्रम है वो सारा का सारा इस आधार पर निर्धारित होगा कि इसमें इंडस्ट्री की एक्सपेक्टेशंस क्या हैं। फिर हम बात करेंगे विकसित भारत के लिए जो इंपॉर्टेंट और इश्यूज डिस्कस किए गए, जैसे इंक्लूसिव ह्यूमन रिसोर्स, किस तरीके से ह्यूमन रिसोर्स को समावेशी बनाया जाए, डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस ये बड़ा ट्रिकी वर्ड है, इसको आपको समझना चाहिए। सोशल जस्टिस का मतलब क्या है? सोशल जस्टिस का मतलब यह है हमारे समाज का वो वर्ग
जो पिछले हजारों सालों से दबा हुआ था, जिसको दबा कर रखा गया था, अब समय आ गया है कि हमें उसको मौके देने चाहिए, हमें उसको अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए जिससे वो विकास की मुख्य धारा से जुड़ सके। इसमें कई सारे ट्राइबल्स भी आ सकते हैं, इसमें कई सारे शेड्यूल्ड कास्ट से जुड़े हुए लोग भी आ सकते हैं, इसमें कई सारे ऐसे लोग भी आ सकते हैं जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आते हैं, किसी विशेष जाति से आते हैं, किसी विशेष रीजन से आते हैं। वो सब के सब किस में आ जाएंगे? सोशल जस्टिस में आ जाएंगे। फिर बात करी गई है पूर्वोदय की। पूर्वोदय विकास भी और विरासत भी, पूर्वोदय विकास भी और विरासत भी। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्लान फॉर एंडाउमेंट ऑफ रिच स्टेट्स इन द ईस्टर्न पार्ट कवरिंग बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश फॉर द जनरेशन ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज टू अटेन विकसित भारत। तो पूर्व में जो भी ऐसे राज्य हैं, जो बड़े राज्य हैं, जो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं भारत को एक विकसित देश बनाने में, उनको उनमें डेवलपमेंट के लिए नए नए इश्यूज जो हैं उनको लॉन्च करने की बात कही जा रही है और इनको रिच स्टेट्स कहा जा रहा है। पूरब के जो रिच स्टेट्स है। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रायोरिटीज फॉर विकसित भारत में अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की बात करी जा रही है विद डेवलपमेंट ऑफ एन इंडस्ट्रियल नोड एट गया। तो एक नए इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को लॉन्च करने की बात कही जा रही है अमृतसर से कोलकाता तक, और इसका जो इंडस्ट्रियल नोड है वो कहां पर होगा? वो बिहार में एक जगह है गया, वहां पर होगा। एलोकेशन ऑफ मोर देन 3 लाख करोड़ फॉर स्कीम्स बेनिफिटिंग विमेन एंड गर्ल्स। तो महिलाओं और बच्चियों के ऊपर 3 लाख करोड़ से ऊपर की योजनाओं का आवंटन किया गया है। तो बजट में महिलाओं को काफी फोकस में रखा गया है। देन नेक्स्ट इज प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान। अब देखो ये योजना आपसे पूछी जा सकती है। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के तहत the aim is to improving the socio-economic conditions of the tribal communities covering 63,000 villages benefiting 5 crore tribal people। लगभग 63,000 गांव और लगभग 5 करोड़ जनजातीय लोगों को इससे मदद मिलने की संभावना है। ठीक है, और इसका जो नाम है वो याद रखिएगा, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान। लगभग 100 ब्रांचेस ऑफ इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की सेटअप करने की बात कही जा रही है नॉर्थ ईस्ट रीजन में। जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है भारत का, जिसमें 7 राज्य आते हैं, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, नागालैंड, ये सारे जो राज्य हैं वो नॉर्थ ईस्ट में आते हैं। इसमें 100 ब्रांचेस इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की खोलने की बात कही जा रही है। तो पेमेंट बैंक एक तरीके के छोटे स्तर पे काम करने वाले बैंक होते हैं, और पेमेंट बैंक के साथ सिर्फ एक कंडीशन होती है कि पेमेंट बैंक एक नॉर्मल बैंक की तरह से ही काम करते हैं, बट सिर्फ एक कंडीशन होती है कि ये लोन नहीं दे सकते और क्रेडिट कार्ड नहीं दे सकते। ये सिर्फ क्रेडिट नहीं दे सकते, बाकी सारे काम ये कर सकते हैं एक बैंक के तरीके से, जो भी काम दूसरे बैंक करते हैं। फिर हम बात करेंगे प्रायोरिटीज फॉर विकसित भारत में आंध्र प्रदेश ऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बारे में। तो हाल ही में आंध्र प्रदेश को रीऑर्गेनाइज किया गया था। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना 2 नए राज्यों का गठन किया गया था, और जो नई राजधानी की बात कही जा रही है अमरावती में, उसको भी डेवलप करने की बात कही जा रही है। तो इन सारी चीजों के लिए लगभग 15,000 करोड़ का फाइनेंशियल सपोर्ट देने की बात कही गई है। इसके साथ ही साथ पोलावरम इरिगेशन प्रोजेक्ट को भी इंश्योर करने की बात कही गई है, जिससे कि फूड सिक्योरिटी को इंश्योर किया जा सके। तो इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। पोलावरम प्रोजेक्ट जो है ये आपसे पूछा जा सकता है, ये एक इंपॉर्टेंट इरिगेशन प्रोजेक्ट है आंध्र प्रदेश का। फिर बात करी गई है इसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर्स की, जैसे वाटर हो गया, पावर हो गया, रेलवेज हो गया, रोड्स हो गया, इन कोपार्थी नोड ऑन द विशाखापट्टनम चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। तो विशाखापट्टनम चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में इन सारी बेसिक सुविधाओं को प्रोवाइड करने की बात कही जा रही है। एंड द ओरवाकल नोड ऑन द हैदराबाद बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। और दूसरा जो कॉरिडोर है जिसमें इन सारी चीजों को मुहैया करने की बात कही जा रही है, दैट इज हैदराबाद बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। अब बेसिकली ये दोनों कॉरिडोर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इससे क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा।
नेक्स्ट हम बात करेंगे मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज के बारे में। मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज के ऊपर बजट में किन किन चीजों पे फोकस किया गया। इसमें क्रेडिट गारंटी स्कीम को लॉन्च करने की बात कही गई, जो माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को मदद करेगी। इनहैंस्ड स्कोप फॉर मैंडेटरी ऑन बोर्डिंग इन ट्रेड्स, तो ट्रेड्स में बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो कंपनीज हैं उनको ट्रेड्स पे ऑन बोर्ड करने की बात कही गई। MSME यूनिट्स फॉर द फूड इरेडिएशन, क्वालिटी एंड सेफ्टी टेस्टिंग, तो माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस किस तरीके से फूड सिक्योरिटी और फूड क्वालिटी के ऊपर काम कर सकते हैं उसकी चर्चा करी गई। न्यू असेसमेंट मॉडल फॉर MSME क्रेडिट, तो जो छोटे और लघु उद्योग हैं उनको किस तरीके से क्रेडिट प्रोवाइड किया जाए। मुद्रा लोन, ये चर्चा का विषय बना हुआ है, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। जो मुद्रा लोन है उसमें जो लिमिट है उसको इट वाज एनहांस्ड टू 20 लाख फ्रॉम द करंट 10 लाख अंडर द तरुण कैटेगरी। तो इसमें बेसिकली 3 कैटेगरी होती हैं। ये जो आपकी स्कीम है, मुद्रा स्कीम है, इसमें 3 कैटेगरी होती हैं। तो इसमें जो बीच वाली स्टेज होती है दैट इज तरुण, उसमें जो लिमिट होती थी उसको 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दिया गया है। ये आपसे पूछा जा सकता है। तो इसके साथ ही साथ MSME को क्रेडिट सपोर्ट देने की बात कही गई है। जो लोग हिंदी में देखना चाहते हैं वो हिंदी में देख सकते हैं। इसके साथ ही साथ विकसित भारत के लिए 12 इंडस्ट्रियल पार्क्स अंडर द नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम को लॉन्च करने की बात कही गई है। तो 12 इंडस्ट्रियल पार्क्स को लॉन्च करने की बात कही गई है नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंतर्गत। रेंटल हाउसिंग विद डॉर्मेट्री टाइप एकोमोडेशन फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स इन द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड विद द वायबिलिटी गैप फंडिंग सपोर्ट। तो रेंटल हाउसिंग की बात कही गई है। इंडस्ट्री में काम करने वाले जो लोग हैं उनको किस तरीके से रेंटेड हाउसिंग प्रोवाइड करी जाए उसके ऊपर बात कही गई है। फिर हम बात करेंगे क्रिटिकल मिनरल मिशन के बारे में। क्रिटिकल मिनरल मिशन फॉर डोमेस्टिक प्रोडक्शन, रिसाइकलिंग एंड ओवरसीज एक्विजिशन। तो आपको याद होगा हमने इसको चर्चा भी की थी पिछले कुछ करंट अफेयर्स के सेशन में कि भारत में जो क्रिटिकल मिनरल्स की लिस्ट है उसमें 31 मिनरल्स को लिस्ट किया गया है। और ये वो मिनरल्स हैं जो कहीं ना कहीं हमारी सेफ्टी, सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी और हर दृष्टि से इंपॉर्टेंट हैं अगले आने वाले भविष्य के चैलेंजेस को देखते हुए। तो क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर जो है फोकस किया गया है। स्ट्रेंथनिंग ऑफ ट्राइब्यूनल एंड अपीलिएट ट्रिब्यूनल्स टू स्पीड ऑफ द इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन एंड एडिशनल ट्रिब्यूनल्स टू बी एस्टैब्लिश्ड। ट्रिब्यूनल्स क्या होते हैं? ट्रिब्यूनल्स एक तरीके के क्वाज़ाई जुडिशियल बॉडीज होते हैं। क्वाज़ाई जुडिशियल मतलब ये एक्चुअली जुडिशरी का हिस्सा नहीं होते हैं, बट इनका काम वही होता है कि न्याय से जुड़े हुए मुद्दों का निपटारा करना। इसका एक उद्देश्य ये होता है कि ऑलरेडी जो न्याय व्यवस्था है उसमें बहुत सारे पेंडिंग केसेस चल रहे हैं, तो किस तरीके से उनके भार को कम किया जाए और जो छोटे मोटे केसेस हैं उनको अपने स्तर पे ही निपटारा कर लिया जाए, इसके लिए ट्राइब्यूनल्स बनाए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज के बारे में। पीएम्स पैकेज 5th स्कीम, तो ये प्रधानमंत्री के पैकेज की ये 5वीं स्कीम है जिसमें बात कही जा रही है इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज के बारे में। इस स्कीम में इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाएगी जिसमें 500 टॉप कंपनीज जो हैं ये 1 करोड़ युवाओं को अगले 5 सालों में ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे इंटर्नशिप की मदद से। तो इसकी भी चर्चा करी गई है। नाउ अलाउंस ऑफ 5,000 पर मंथ अलॉन्ग विद वन टाइम असिस्टेंस ऑफ 6,000 थ्रू CSR1। तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का फंड यूज करके 5,000 रुपए हर महीने, जिसमें एक टाइम का असिस्टेंट 6,000 का भी होगा, उसको भी प्रोवाइड करने की बात कही जा रही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अर्बन डेवलपमेंट के बारे में। तो शहरी क्षेत्रों के विकास के ऊपर बजट में क्या बातें रखी गई थी उसको डिस्कस कर लेते हैं। स्टैंप ड्यूटी की बात करी गई है। स्टैंप ड्यूटी जब भी कोई नए घर लेता है, कोई नई जमीन लेता है या कोई भी जमीन से जुड़ी हुई चीज को खरीदता है या बेचता है तो वहां पर स्टैंप ड्यूटी पे करनी पड़ती है। इनकरेजिंग स्टेट्स टू लोअर द स्टैंप ड्यूटीज फॉर प्रॉपर्टीज परचेज्ड बाय वुमेन। तो महिलाओं के द्वारा अगर प्रॉपर्टी खरीदी जाएगी, उनके नाम पर खरीदी जाएगी, तो उसमें जो स्टैंप ड्यूटी है उसको कम करने की बात कही गई है। इससे बढ़ावा मिलेगा। जो लोग नया घर खरीदने वाले हैं वो अपनी मां के नाम पर या अपनी पत्नी के नाम पर प्रॉपर्टी खरीदेंगे। स्ट्रीट मार्केट्स, envisioning a scheme to develop 100 weekly हाट्स और स्ट्रीट फूड हब्स इन द सेलेक्टेड सिटीज। तो
तो कुछ शहरों का चुनाव किया गया है और उसमें लगभग 100 जो है वीकली हार्ट्स जो है ऑर्गेनाइज करने की बात कही जा रही है। हार्ट्स मतलब मेला, उसको ऑर्गेनाइज करने की बात कही जा रही है, जिससे जो स्ट्रीट पे बिजनेस करने वाले लोग हैं, जो छोटा बिजनेस करते हैं, उनको एक प्रॉपर जगह मिल पाए कि जिस तरीके से वो अपने बिजनेस को सही डायरेक्शन दे सकें। उसके बाद है ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट। ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट प्लान फॉर 14 लार्ज सिटीज विद अ पॉपुलेशन ऑफ अबव 30 लाख। तो 30 लाख से ज्यादा की पॉपुलेशन वाले शहरों में आवागमन के लिए नई व्यवस्था लाने की बात कही गई है। वाटर मैनेजमेंट टू प्रमोट द वाटर सप्लाई, सीवेज ट्रीटमेंट एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट्स एंड सर्विसेज फॉर 100 लार्ज सिटीज थ्रू बैंकेबल प्रोजेक्ट्स। तो लगभग 100 बड़े शहरों को वाटर मैनेजमेंट के लिए विकसित करने की बात कही गई है। बहरख्याल जो लोग हिंदी में देखना चाहते हैं वो हिंदी में भी देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करी गई है हाउसिंग नीड्स। ये सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है, यहां से क्वेश्चन बन भी सकता है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना ये अर्बन के लिए है बट रूरल के लिए भी होता है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों दोनों में ही प्रधानमंत्री आवास योजना चलती है। तो अर्बन क्षेत्रों में जो प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही है उसका नया एडिशन लॉन्च किया गया है, दैट इज 2.0। और इसमें कहा गया है कि नीड्स ऑफ 1 करोड़ अर्बन पुअर एंड मिडिल क्लास फैमिलीज विल बी एड्रेस्ड विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 10 लाख करोड़। 10 लाख करोड़ रुपए की आवंटन किया गया है, जिससे शहरी क्षेत्रों में जो गरीब लोग हैं, जो मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, उनको सपोर्ट किया जा सके। Enabling policies and regulations for the efficient and transparent rental housing markets with enhanced availability will also be put in place। तो इसमें रेंटल हाउसिंग को भी प्रमोट करने की बात कही जा रही है। नेक्स्ट हम बात करेंगे न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में। न्यूक्लियर एनर्जी में कुछ नए इनिशिएटिव्स लाने की बात कही जा रही है, जिसमें यह बात कही गई है कि भारत स्मॉल रिएक्टर्स को एस्टैब्लिश किया जाएगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर एंड न्यूअर टेक्नोलॉजीज फॉर न्यूक्लियर एनर्जी। तो छोटे रिएक्टर्स को एस्टैब्लिश करने की बात कही जा रही है। एनर्जी ऑडिट की बात कही जा रही है। फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर शिफ्टिंग ऑफ माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज टू क्लीनर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। किस तरीके से जो छोटे और लघु उद्योग हैं उनको ग्रीन एनर्जी की तरफ शिफ्ट किया जाए, कैसे उनको नई टेक्नोलॉजी की मदद से उनकी एनर्जी नीड्स को लिमिट किया जाए, उसके ऊपर चर्चा की गई। फैसिलिटेट इन्वेस्टमेंट ग्रेड एनर्जी ऑडिट इन 60 क्लस्टर्स एंड नेक्स्ट फेज एक्सपेंड्स टू 100 क्लस्टर्स। बहरहाल pumped storage policy now for electricity storage and facilitation of smooth integration of the growing shares of the renewable energy। तो इसमें बेसिकली पम्प्ड स्टोरेज प्लांट्स के बारे में चर्चा की गई। पम्प्ड स्टोरेज प्लांट्स बेसिकली क्या होते हैं? पम्प्ड स्टोरेज प्लांट्स बेसिकली तब यूज किए जाते हैं जब हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स में वाटर का हेड अवेलेबल नहीं होता है, वाटर का फ्लो अवेलेबल नहीं होता है, तो पंप की मदद से पानी को वापस डैम में ऊपर पहुंचाया जाता है और वहां से फ्लो कराया जाता है, जिससे टरबाइन के ब्लेड्स मूव हों और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सके। थर्मल पावर प्लांट के ऊपर भी जो है 800 मेगावाट के कॉमर्शियल प्लांट को एस्टैब्लिश करने की बात कही गई, जो एनटीपीसी और बीएचईएल के बीच में एक जॉइंट वेंचर होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रायोरिटीज फॉर विकसित भारत में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। तो इसमें बेसिकली सोलर पावर के ऊपर फोकस किया गया है। ये जो प्रोग्राम है, ये जो पॉलिसी है, ये बेसिकली किस तरीके से लोगों में सोलर एनर्जी के लिए जागरूकता बढ़ाई जा सके, उसके ऊपर एम करता है, उद्देश्य रखता है। इसमें 1 करोड़ हाउस होल्ड्स को फ्री इलेक्ट्रिसिटी का एम रखा जा रहा है, अप टू 300 यूनिट्स एवरी मंथ, जिसमें 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। 1.28 करोड़ रजिस्ट्रेशंस एंड 14 लाख एप्लीकेशन सो फार। इसमें लगभग 1 करोड़ 28 लाख से भी ज्यादा लोगों ने अपना इंटरेस्ट दिखाया है। तो ये एक बड़ी योजना होने वाली है और ये आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे 3.4% ऑफ द जीडीपी, दैट इज 11,11,111 करोड़ रुपए खर्च करने की बात कही गई है। 1.5 लाख करोड़ टू स्टेट्स एज लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट फ्री लोन्स टू सपोर्ट द रिसोर्स एलोकेशन। इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए स्टेट्स को भी 1.5 लाख करोड़ की मदद करी गई है। फेज 4 ऑफ द
प्रधानमंत्री ग्राम स्वरोजगार योजना विल बी लॉन्च टू प्रोवाइड ऑल वेदर कनेक्टिविटी टू 25,000 रूरल हैबिटेट्स। तो ग्रामीण क्षेत्रों की कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए जो है ऑल वेदर कनेक्टिविटी की भी बात की गई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इरिगेशन एंड फ्लड मिटिगेशन के बारे में। तो फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करने की बात कही जा रही है, जिसमें 11,500 करोड़ का खर्चा करने की बात कही जा रही है, जिसमें कोसी मीची इंट्रा स्टेट लिंक को एस्टैब्लिश करने की बात कही जा रही है। असिस्टेंट फॉर फूड मैनेजमेंट एंड रिलेटेड प्रोजेक्ट्स इन आसाम, सिक्किम एंड उत्तराखंड एंड असिस्टेंस फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड रिहेबिलिटेशन इन हिमाचल प्रदेश। बेसिकली ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट बात करी गई है इंफ्रास्ट्रक्चर में टूरिज्म की। टूरिज्म के लिए डेवलपमेंट ऑफ विष्णुपद टेम्पल कॉरिडोर को विकसित करने की बात कही जा रही है एंड महाबोधि टेम्पल कॉरिडोर को भी विकसित करने की बात कही जा रही है, मॉडल्ड ऑन द काशी विश्वनाथ टेम्पल कॉरिडोर। जिस तरीके से हाल ही में बनारस में काशी विश्वनाथ टेम्पल को विकसित किया गया है, उसी के आधार पर विष्णुपद टेम्पल कॉरिडोर और महाबोधि टेम्पल कॉरिडोर को विकसित करने की बात कही गई है। इसके अलावा कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर राजगीर विल बी अंडरटेकन विच होल्ड्स रिलीजियस सिग्निफिकेंस फॉर हिंदूज, बुद्धिस्ट एंड जैन। इसके साथ ही साथ राजगीर को भी विकसित करने की बात कही जा रही है टूरिज्म के उद्देश्य को देखते हुए। डेवलपमेंट ऑफ नालंदा एज अ टूरिस्ट सेंटर बिसाइड्स रिवाइविंग नालंदा यूनिवर्सिटी टू इट्स ग्लोरियस स्टेचर। तो नालंदा यूनिवर्सिटी को फिर से पुनर्स्थापित करने की बात कही जा रही है। ये भी बजट में इसको जो है फोकस में रखा गया। असिस्टेंस टू द डेवलपमेंट ऑफ ओडिशा सीनिक ब्यूटी, टेम्पल्स, मॉन्यूमेंट्स, क्राफ्ट्समैन, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल लैंडस्केप, प्रिस्टीन बीचेज, मेकिंग इट एन अल्टीमेट टूरिज्म डेस्टिनेशन। तो बेसिकली उड़ीसा से जुड़े हुए विकास के जितने भी एरियाज हो सकते हैं उन सबको जगह दी गई बजट में, उसके ऊपर चर्चा की गई। नेक्स्ट हम बात करेंगे इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बारे में। इनोवेशन, रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए अनुसंधान नेशनल रिसर्च फंड को एस्टैब्लिश करने की बात की गई है। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फंड, तो ये बेसिकली नई इनोवेशन, रिसर्च और डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए यूज किया जाएगा। इसमें प्राइवेट सेक्टर को भी जोड़ा जा रहा है। स्पेस इकोनॉमी ए वेंचर कैपिटल फंड ऑफ 1,000 करोड़ इज टू बी सेटअप। तो बेसिकली अंतरिक्ष में किस तरीके से कॉमर्शलाइज किया जा सकता है आवागमन को, टूरिज्म को, और उसके लिए जो नई टेक्नोलॉजी है उसको कैसे यूज किया जा सकता है, उसके लिए 1,000 करोड़ का कैपिटल फंड एस्टैब्लिश करने की बात कही गई है। न्यू जनरेशन रिफॉर्म्स की अगर हम बात करें तो न्यू जनरेशन रिफॉर्म्स में ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्रों में लैंड से जुड़े हुए कई सारे नए बातों को इंट्रोड्यूस करने की बात कही गई है, जैसे यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर और भू आधार जो है नंबर प्रोवाइड करने की बात कही जा रही है। तो जैसे इंसानों का आधार कार्ड बनाया गया है, उसी तरीके से जमीनों के जो टुकड़े हैं ना, उनको भी एक आइडेंटिफिकेशन नंबर देने की बात कही जा रही है, जिसका नाम है भू आधार। सर्वे ऑफ मैप सब डिविजन्स एज पर द करंट ओनरशिप, करंट ओनरशिप के हिसाब से मैप बनाने की बात कही जा रही है। लिंकेजेस टू द फार्मर्स रजिस्ट्रीज, और फार्मर्स की रजिस्ट्रीज से उसको जोड़ने की बात कही जा रही है। लैंड रिकॉर्ड्स इन द अर्बन एरियाज विल बी डिजिटलाइज्ड विद द जीआईएस मैपिंग, और जितनी भी लैंड होल्डिंग्स हैं अर्बन एरियाज में उनको डिजिटलाइज करने की बात कही जा रही है। डिजिटलाइजेशन ऑफ द कैडेस्ट्रल मैप्स, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ लैंड रजिस्ट्री। तो बेसिकली लैंड का जो भी डेटा है, जमीन से जुड़ा हुआ जो भी डेटा है, उसको डिजिटलाइज करने की बात कही जा रही है, जिससे उसका प्रोसेसिंग आसान किया जा सके। Taxonomy for the climate finance, enhancing the availability of capital for climate adaptation and mitigation related investment। तो बेसिकली जलवायु परिवर्तन से जुड़ा हुआ जो भी कुछ फाइनेंसिंग है, ग्रीन इकोनॉमी है, उसको जगह दी गई है बजट में। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड ओवरसीज इन्वेस्टमेंट के ऊपर क्या कहा गया है? सिंप्लीफाइड टू फैसिलिटेट द एफडीआईज एंड प्रमोट अपॉर्चुनिटीज फॉर यूजिंग इंडियन रुपी एज अ करेंसी फॉर द ओवरसीज इन्वेस्टमेंट। अगर किसी को देश के बाहर भी इन्वेस्टमेंट करना है, ओवरसीज इन्वेस्टमेंट करना है, तो वो डायरेक्ट रुपीज में इन्वेस्ट कर सकता है। इसकी भी चर्चा करी गई। एफडीआई को सिंपल बनाने की बात कही गई है। एनपीएस वात्सल्य, एनपीएस वात्सल्य ये एक इंपॉर्टेंट प्लान है, ये पूछा जा सकता है।
इट इज अ प्लान फॉर द कंट्रीब्यूशन बाय पेरेंट्स एंड गार्जियंस फॉर द माइनर्स। इसमें जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए एक तरीके की सेविंग की स्कीम है। इसमें एनपीएस वात्सल्य के अंतर्गत जो माता पिता हैं वो अपने बच्चों के लिए कुछ धनराशि जमा कर सकते हैं और मैच्योरिटी के बाद ये धनराशि उनके लिए नेशनल पेंशन स्कीम की तरह से ही काम करने लगेगी। इसकी भी चर्चा की गई। इंप्रूवमेंट ऑफ डेटा गवर्नेंस, कलेक्शन, प्रोसेसिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ डेटा एंड स्टैटिस्टिक्स। न्यू पेंशन स्कीम की बात करी गई। न्यू पेंशन स्कीम के तहत यह कहा गया, ए सोल्यूशन दैट एड्रेसेस द रेलेवेंट इश्यूज, प्रोटेक्ट्स द कॉमन सिटीजंस एंड मेंटेन्स फिस्कल प्रूडेंस। प्रूडेंस का मतलब होता है सोच समझकर अपनी आय को खर्च करना, दैट इज कॉल्ड फिस्कल प्रूडेंस। टैक्सेस में सिंप्लीफिकेशन की बात करी गई है, किस तरीके से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस को सिंप्लीफाई किया जा सके। इसमें इनकम टैक्स एक्ट 1961 को रिव्यू करने की बात करी गई है। सिंप्लीफिकेशन ऑफ चैरिटीज एंड टीडीएस, अनुदान और टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, इसको सिंप्लीफाई करने की बात कही गई है। और टैक्स से जुड़े हुए मुद्दों में जो भी कानूनी प्रक्रिया है, लिटिगेशन एंड अपील, उसको सिंप्लीफाई करने की बात कही गई है। डीपनिंग द टैक्स बेस, और टैक्स जमा करने वाले लोगों की संख्या में कैसे इजाफा किया जा सके, इसकी भी चर्चा बजट में की गई। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेक्टर स्पेसिफिक कस्टम ड्यूटी प्रपोजल्स। कस्टम ड्यूटी का क्या प्रपोजल रखा गया है? चेंजेस इन द कस्टम ड्यूटी, फुल्ली एग्जेम्प्ट 3 मोर कैंसर मेडिसिन फ्रॉम द कस्टम ड्यूटी। तो कैंसर की 3 दवाओं को पूरी तरीके से कस्टम ड्यूटी से बाहर रखा गया है। रिड्यूस बीसीडी टू 15% ऑन मोबाइल फोन्स, मोबाइल पीसीबीए एंड चार्जर्स। तो मोबाइल और उससे जुड़ी हुई चीजों में जो कस्टम ड्यूटी है उसको 15% तक लिमिट करने की बात कही गई। रिड्यूस कस्टम ड्यूटी ऑन गोल्ड एंड सिल्वर टू 6% एंड प्लेटिनम टू 6.4%। तो सोने और चांदी के दाम यहां से कम होंगे। 6% तक कस्टम ड्यूटी को कम करने की बात की गई है और प्लेटिनम पे 6.4%। रिड्यूस बीसीडी ऑन श्रिम्प एंड फिश फीड टू 5%। तो झींगों के ऊपर और मछली के ऊपर जो कस्टम ड्यूटी है उसको 5% से कम करने की बात करी गई। एंड exempted more capital goods for manufacturing of solar cells and panels। तो सोलर टेक्नोलॉजी के ऊपर जो भी लोग काम कर रहे हैं उनको भी एग्जेम्पशन या छूट देने की बात कही गई। एंड फुल्ली एग्जम्प्ट कस्टम ड्यूटीज ऑन 25 क्रिटिकल मिनरल्स, और 25 क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर एक्साइज कस्टम ड्यूटी को पूरी तरीके से छूट देने की बात कही गई है। बहरहाल डायरेक्ट टैक्स की बात करते हैं। डायरेक्ट टैक्स में कंप्लायंस बर्डन को कम करने की बात कही गई है, एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट को बढ़ाने की बात कही गई है और नागरिकों को टैक्स रिलीफ प्रोवाइड करने की बात कही गई है। इसमें जो शॉर्ट टर्म गेन्स हैं फाइनेंशियल एसेट्स के, उसमें 20% टैक्स रेट लगेगा। मतलब आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी और तुरंत बेच दी मुनाफा कमाने के लिए, तो वो किस में आ जाएगा? वो शॉर्ट टर्म गेन में आ जाएगा, उस पर 20% तक टैक्स लग सकता है। The long-term gains on all financial or non-financial assets to attract a tax rate of 12.5%। और जो लॉन्ग टर्म में आपको गेन हो रहा है उस पर आपको 12.5% का टैक्स देना पड़ेगा। इंक्रीज इन लिमिट ऑफ एग्जेम्पशन ऑफ कैपिटल गेन्स ऑन फाइनेंशियल एसेट्स टू 1.25 लाख पर ईयर। अगर 1.25 लाख तक का जो है वो आपको बेनिफिट मिल सकता है, छूट मिल सकती है कैपिटल गेन्स में। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है कि एंजल टैक्स को एबॉलिश कर दिया गया है। एबॉलिश एंजल टैक्स फॉर ऑल क्लासेस ऑफ इन्वेस्टर। तो किसी भी इन्वेस्टर क्लास के लिए एंजल टैक्स को पूरे तरीके से खत्म कर दिया गया है, जिससे लोग एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स को बढ़ावा दें। सिंप्लीफाई द टैक्स रेजिम टू ऑपरेट डोमेस्टिक क्रूज। तो अपने ही देश में जो क्रूज चलती है, पानी में चलने वाले जहाज होते हैं, उनके ऊपर सिंप्लीफाई करने की बात कही गई है टैक्स को। To provide for safe harbor rates for the foreign mining companies like selling raw diamonds। तो माइनिंग कंपनीज के ऊपर भी जो है टैक्स को कम करने की बात कही गई है। कॉर्पोरेट टैक्स रेट ऑन फॉरेन कंपनीज रिड्यूस फ्रॉम 40% टू 35%। तो विदेशी जो कंपनियां हैं उनके ऊपर जो कॉर्पोरेट टैक्स लगता था उसको 40% से घटाकर 35% करने की बात कही गई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डायरेक्ट टैक्स में क्या प्रपोजल रखा गया है। तो जो डायरेक्ट टैक्स का नया स्लैब है जो अब अप्लाई होगा
उसमें 3 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं है। 3 लाख से 7 लाख के ब्रैकेट में जिन लोगों की वार्षिक आय आती है, टैक्सेबल इनकम आती है, उनको 5% टैक्स देना पड़ेगा अपनी टैक्सेबल इनकम का। 7 लाख से 10 लाख के ब्रैकेट में जो लोग आते हैं उनको 10% देना पड़ेगा। 10 से 12 लाख की रेंज में जो लोग आते हैं उनको 15% देना पड़ेगा। जो 12 से 15 लाख की रेंज में आते हैं उनको 20% देना पड़ेगा, और जो 15 लाख से ऊपर आते हैं उनको 30% अपने टैक्सेबल इनकम को एज अ टैक्स, डायरेक्ट टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है। स्टैंडर्ड डिडक्शन जो मिलता था जब आप टैक्स अपना फाइल करते हैं, उसमें सैलरीड एम्प्लॉइज का जो स्टैंडर्ड डिडक्शन था उसको 50,000 से बढ़ाकर 75,000 कर दिया गया है, और जो फैमिली पेंशन में जो पेंशनर्स हैं उनमें जो डिडक्शन है उसको 15,000 से बढ़ाकर 25,000 कर दिया गया है। मतलब अच्छी खासी छूट दी गई है। अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स की बात करें, जो बड़ी बड़ी योजनाएं हैं सरकार की, उन पे सरकार ने क्या आवंटन किया है, तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम MG नरेगा, ये 23-24 में जो है इसमें 60,000 जो है वो एम रखा गया था, और 24-25 में इसको 86,000 जो है रखा गया है। तो ये चेंजेस इसमें किए गए हैं। रिसर्च और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की अगर हम बात करें तो 2023-24 में जो 840 था, वो 2024-25 में वो लक्ष्य 1200 हो गया है, दैट इज 1200। नेक्स्ट हम बात करेंगे न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स के बारे में। न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स में जो उद्देश्य रखा गया था 442 का, उसको अब बढ़ाकर 2228 कर दिया गया है। तो न्यूक्लियर पावर वाकई में फोकस में है, इसको आप समझ सकते हैं। PLI फॉर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के लिए जो इंसेंटिव की बात कही जा रही है, जो पहले 1200 एम पर था वो अब 2143 रखा गया है, जिससे कि बढ़ोतरी देखी जा सकती है। इसके बाद सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग पे देखें तो जो एम पिछले साल 3000 पे था वो अब 6903 पर है। सोलर पावर ग्रिड्स की अगर हम बात करें तो 23-24 में जो 4970 पे था वो अब बढ़ के 10,000 कर दिया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें बहुत फोकस किया जा रहा है सोलर एनर्जी के ऊपर। अगर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की बात करें एलपीजी की, तो जो एम पहले 180 था अब उसको बढ़ाकर 1500 कर दिया गया है। लाइंस ऑफ क्रेडिट अंडर द आइडिया स्कीम के अंतर्गत जो एम 1300 रखा गया था उसको बढ़ाकर 3849 कर दिया गया है। बहरहाल इतना डिटेल स्पेसिफिक वो आपसे पूछेगा नहीं, लेकिन चूंकि हम डिस्कस कर रहे थे इसलिए हमने डिस्कस किया इसको। तो ये सेशन आज यहीं तक इसको रखते हैं दोस्तों। जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी बजट की वो हमने डिस्कस करी। इसका पीडीएफ आपको मेरे पर्सनल टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, दैट इज आशुतोष सर PW। इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिएगा और बहुत जल्द आपको इसका PPT या PDF आपको वहां पर अवेलेबल मिलेगा। तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट इश्यूज के साथ मिलते हैं किसी और दिन, किसी और नई क्लास में, सिर्फ और सिर्फ इंजीनियर्स वाला पे। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीबॉडी।